भारत एक कृषि प्रधान देश है और सरकार की ओर से भी किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सरकार की इन योजनाओं का क्रियान्वयन भली भांति किया जा रहा है ताकि किसानों की आर्थिक उन्नति हो सके। कोपरा यहाँ का एक प्रमुख उत्पाद है और कोपरा के उत्पादों के लिए किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उन्हें मिलना चाहिए और इस दिशा में भी सरकार की ओर से प्रयास किए गए और हाल ही में कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि विभाग की ओर से किसानों के हित के लिए किन किन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आर्थिक उन्नति हो सके, इस दिशा में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि निदेशक श्री विक्रम सिंह जी को। विक्रम सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताइए कि जैसे हम कोपरा की बात करते हैं कि आप जानते हैं कि कोपरा हमारे निकोबारी समुदाय के साथ अन्य जो किसान हैं वो कोपरा का उत्पादन करते हैं। पहले उनको इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिलता था, अब सरकार की ओर से जो बढ़ाया गया है तो कोपरा की खरीद के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इससे किसानों को हमारे जो कितना लाभ मिलेगा? सर, पीएम आशा स्कीम है सर, हमारे ऑनरेबल एलजी सर एंड रिस्पेक्टेड सीएस सर की लीडरशिप में सर हमने सभी आइलैंड्स पर जहां जहां पर कोपरा की खेती होती है वहां पर किसानों के लिए एक प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया है जहां पर एग्रीकल्चर और आरसीएस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है। पहले लेवल पर वो किसानों की मदद करते हैं उनकी स्पेसिफिकली क्वालिटी चेक के बाद, और 3 जो हमारी कोऑपरेटिव्स हैं एनकोफेड, एसएलएस और टीडीसीएस, उसके माध्यम से हम वो कोपरा की खरीद कर रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 4200 फार्मर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है और वो लोग अब अपना कोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो कि 108.6 रुपीस पर केजी है उससे सरकार को नेफेड को बेच रहे हैं। और कैम्बल बे में साउथ अंडमान में ये सक्सेसफुल हो रहा है और अभी रिसेंटली ही सेकंड कंसाइनमेंट हमारे नेफेड के गोडाउन में पहुंची है। सर, इस पर मैं 2 बातें स्पेसिफिक कहना चाहूँगा। बहुत सारे किसान भाई इसमें उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनके मन में एक कन्फ्यूजन है, वो क्या कि कब से कोपरा की को लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कोपरा को लेने का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप अपने नज़दीक के कृषि ऑफिसर, कोऑपरेटिव ऑफिसर या फिर एनकोफेड, टीडीसीएस और ईएचएल के स्टाफ के द्वारा कोपरा को बेचिए, आपको एमएसपी प्राइस मिलेगा और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा, कोई भी मिडलमैन बीच में नहीं रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोपरा ड्रायर्स के लिए अलग अलग साइज के काफी स्कीम लेकर आ रहा है जिसमें 50% से लेके 75% तक सब्सिडी है और 100% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कोपरा किसान इस नई मशीन को लें। जब तक वो लोग नई मशीन पर नहीं आएंगे तब तक वो अच्छी क्वालिटी बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अभी आजकल के टाइम पर निकोबार के ज्यादातर द्वीपों पर मचान में ट्रेडिशनल मेथड पुराने तरीके से कोपरा बनाया जा रहा है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से कई बार किसानों को ये दिक्कत आई है कि उनका कोपरा रिजेक्ट हुआ है। तो सिर्फ 2 निवेदन, किसानों को जल्दी से जल्दी अपना कोपरा तैयार करके नेफेड को दें, बेचें, और दूसरा नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन जो कि 75% तक की सब्सिडी के साथ आएगी उसको लें। अभी आपने जो कोप ड्रायर मशीन की बात की, अभी कई किसान ऐसे भी है जो हो सकता है कि अभी तक अपना पंजीकरण ना कराए हो, और दूसरी बार ड्रायर मशीन खरीदने की बात है। 75% अब सब्सिडी नहीं, लेकिन 25% तो उन्हें खरीदने के लिए अपने जेब से पैसा देना होगा। हाँ जी, पहली बात तो ड्रायर मशीन कितने की आती है, और फिर उसके बाद में अगर किसान ड्रायर मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो कोपरा खरीदेगा नहीं नाफेड, तो ऐसे में किसान क्या करेंगे, क्योंकि पैसा भी तो होना है उनको खरीदने के लिए। एक हमारा 500 नारियल की कैपेसिटी का कोपरा ड्रायर 1 लाख रुपए तक का आता है और उस पर 100% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है। उस पर 75% तक की सब्सिडी मतलब 25,000 से 50,000 की रेंज में उनको कोपरा ड्रायर
उनके आइलैंड पर, निकोबार, कैम्बल बे, डिगलीपुर, वहां पर मिलेगा। तो 25,000 का वो उनको शुरुआत में पैसे देने होंगे। और उसके लिए भी अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और SBI इन्होंने KCC लोन की दी हुई है, उससे वो ले सकते हैं सर। और दूसरी बात, मेरी ये गुजारिश ये रहेगी कि हमें पुरानी तकनीक से अब नई तकनीक पर शिफ्ट होना होगा। और आपके माध्यम से मैं किसानों को दोबारा आह्वान करूंगा कि कोपरा ड्रायर से जो क्वालिटी बनती है वो काफी अच्छी रहती है, जो कि मेनलैंड तक जाते जाते वही क्वालिटी मेंटेन रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा प्रश्न फिर भी वही है कि अगर अभी फिलहाल जो कोपरा ड्रायर मशीन लोगों के पास नहीं है, किसानों के पास नहीं है, परचेस करने के लिए क्या कृषि विभाग के पास मशीन उपलब्ध है या मुख्य भूमि से मंगाना पड़ेगा, तो समय लगेगा। तो फिलहाल हाल फिलहाल में जो कोपरा की खरीद चल रही है तो क्या करें? इसके लिए जो भी उनका पुराना तरीका है वो उसी के तरीके से ही बनाते रहिए। बस उसको थोड़ा धूप में सुखाते वक्त ये कोशिश कीजिएगा कि वो बरसात का पानी उस पर ना लग पाए और वो सूखी जगह में सुखाए, ताकि उसके अंदर नमी ना आए। अभी मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बोलना चाहूंगा, जो हमारी 2 कंसाइनमेंट अभी साहब कैम्बल बे से चेन्नई गई हैं, वो पुराने तरीके से ही बनी है, सारी पुरानी तरीके से बनी है और वो काफी अच्छा कोपरा था। अभी वही सिलसिला आगे है, लेकिन विनती किसानों से ये है कि वो नई तकनीक लें। जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो गुणवत्ता अच्छी रहेगी, तो 108 रुपए कुछ 60 पैसे कुछ MSP भी मिल रहा है, तो उनका खरीद भी अच्छा से होगा। तो बिल्कुल सही बात है, आगे चल के वो खरीद भी लेंगे और कोऑपरेटिव बैंक से वो KCC के माध्यम से लोन भी ले सकते हैं। MSP पर किसान कितने सुरक्षित हैं? मेरे एक्सपीरियंस से सर, ये कोपरा में 108 रुपए का जो प्राइस है, ये सर मार्केट वैल्यू से भी 15 से 20 रुपए ज्यादा है। तो कोपरा किसानों को इससे काफी फायदा ये जो नमी की बात की ना, तो इसका कोई एक स्टैंडर्ड होगा कि कितना प्रतिशत नमी होने से वो रिजेक्ट हो जाएगा? हाँ जी सर, कोपरा में 6% से कम नमी रहनी चाहिए। और जो कि अगर आप पुराने तरीके से, मचान के तरीके से भी बनाते हैं और उसको धूप में सुखाते हैं और बरसात नहीं लगने देते, तब भी वो 4, 4.5, 5% नमी वाला ही बनता है, उसको भी नेफेड में बेचा जा सकता है। और ये जो आप मशीन से बनाते हैं, ये 3%, 3.5% नमी वाला बनता है। चलिए, हम कोपरा के बाद यदि हम किसानों के हितों की और बात अगर हम करें, उसके बाद में मसालों की खेती काफी होती है यहाँ पर। हाँ, तो ये मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आपके विभाग की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? शुक्रिया इस ये क्वेश्चन पूछा। हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में हम मसालों पर 2023 से 2028 तक, ये 5 साल के ड्यूरेशन के लिए हमारा 5 ईयर प्लान है, जिसमें कि हम 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट से अंडमान निकोबार पूरे आइलैंड्स में जहां जहां पर स्पाइसेस की खेती होती, अभी 122 हेक्टेयर एरिया में स्पाइसेस की खेती हो रही है और हम 2023-24 में उसमें 50 हेक्टेयर की और वृद्धि करेंगे। दूसरा, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने वाटिका, एक हमारी दुकान रहती है जिससे हम लोग टूरिस्ट को, लोकल पीपल को एक फिक्स रेट पे और अच्छी क्वालिटी के मसाले बेचते हैं। वहां पर अब हम डायरेक्टली किसानों से भी प्रोक्योर कर रहे हैं और विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी लाइसेंस फीस, सो दैट उनको एक अच्छा रेट मिले और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, जो हमारे लोकल अंडमान के लोग हैं, उनको अच्छे मसाले मिल सके। कैरी के साथ मिलकर हमने 1 ईयर का एक्सटेंशन प्रोग्राम किया, जिसमें हम हर ग्राम प्रधान के साथ प्रोथरापुर और फरारगंज ब्लॉक में छोटी छोटी अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नारियल के बगीचे में 2 नारियल के पेड़ों के बीच में मसाले लगाना, वो डाब के पेड़, वो नारियल के पेड़ जिससे डाब नहीं तोड़ना है, उसके जड़ों में हमारा ब्लैक पेपर, जिसको यहाँ के लोग मल्टी क्रॉपिंग बहुफसली प्रणाली अपनाने के बाद। जी बिल्कुल। और ऐसे ही नारियल और सुपारी के बगीचों के बीच में भी मसाले लगाना। तो इस तरह की वो टेक्निक जिसमें नई जगह ना यूज करनी पड़े और हमारे किसान भाइयों को की इनकम डबल हो जाए। प्रति हेक्टेयर मसालों की खेती के लिए अप टू 25,000 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा किसान आ सकते हैं और अभी 3200 किसान इस स्कीम का फायदा। तो ये जो मसाले हैं, इसमें से कौन से मसाले हमारे यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो जिनकी गुणवत्ता, क्वालिटी और मांग ज़्यादा है? सर, सबसे पहले सर यहाँ पे जो दालचीनी जिसको सिनेमन कहते हैं, इसमें करकुमिन लेवल
करकुमिन लेवल सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए आप सब लोगों को जानकर अपने ऊपर गर्व होगा कि अंडमान का जो ये दालचीनी सिनेमन है, ये पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है, पूरे भारत का उत्तम क्वालिटी का है। इसी चीज को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे काली मिर्च की बड़ी ज्यादा पैदावार रहती है, उसके साथ नटमेग, जावित्री, जिसको लोकली और मेनलैंड में भी काफी यूज किया जाता है। मैं मेरे किसान भाइयों को स्पेसिफिकली ये बात बोलना चाहूंगा, सिप्पी घाट फार्म में सभी तरह के मसालों का चारा उपलब्ध है, सिर्फ केवल 15 रुपए प्रति चारे के अकॉर्डिंग। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जाएं, और जो कि सिर्फ नारियल और या सुपारी की खेती करते हैं वो भी स्पाइसेस को बीच बीच में लगाएं, सो दैट उनकी इनकम डबल हो। जैविक कृषि की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, बहुत पहले ये बात आई थी और शहीद द्वीप को जो है जैविक द्वीप बनाने की बात हुई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो किसान है वो अपनी ज़मीन को लीज पर दे देते हैं, भाड़े पर दे देते हैं, किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं और वो अपने दूसरा धंधा करते हैं। तो पैदावार बढ़ाने के लिए जो भी उपज वो पैदा करते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जैविक कृषि के स्थान पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्थान पर केमिकल का भी यूज़ करते हैं। तो इस दिशा में जैविक जो कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए और इन रसायनों का उपयोग कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहला तो सर 2000 इन द ईयर 2000 बायो कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में स्थापित हुई, जिससे हम सोयल सैंपल्स के द्वारा ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा जैविक फर्टिलाइजर तो नहीं यूज हो रहे। सिप्पी घाट फार्म वो एक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है, जिसमें हम किसानों को समझाना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में भी उस लेवल की पैदावार होती है और ये सस्टेनेबल रहती है। अब मैं आपकी बात को ही आगे ले जाते हुए, सिर्फ नील ही नहीं, 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर ने पूरे अंडमान निकोबार को ऑर्गेनिक घोषित कर दिया है, जिसके बाद से अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर ही यूज होंगे। और हमारा डिपार्टमेंट और हमारे डिपोज डीसी ऑफिस के साथ मिलकर इस शिफ्ट ये चेंज कर रहे हैं। अब हमारे डिपोज पर भी कुछ ही बहुत जल्दी बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगा। और इसके अंदर एक बड़ी खुशी की बात ये भी है कि हर बदलाव में एक पॉजिटिव चेंज भी रहता है। काफी कम पैसे में आने वाला नैनो फर्टिलाइजर, जो कि एक तरह से ऑर्गेनिक को ही समर्थ करेगा, वो भी अब हमारे डिपोज में लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और ऑर्गेनिक खेती में हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कोस्ट सब्सिडी देता है ऑर्गेनिक मैन्योर पर 50% तक और बायोपेस्टिसाइड्स पर 75% तक। टिश्यू कल्चर के लिए क्या किस तरह के काम हो रहा है? कि जो हमारा सिप्पी घाट फार्म में कैरी के साथ मिलके जो हमने जीन लैब तैयार की थी, उसमें 2 से 3 महीने का विलंब हुआ, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। और अब हम कुछ ही अगले 2 से 3 महीने में ही केले की नई हाइब्रिड वैरायटीज को, इम्प्लांटेड वैरायटीज, ग्राफ्टेड वैरायटीज को कैरी की ट्रेनिंग के अंडर हम लोग उसको स्टार्ट करना। सिप्पी घाट फार्म जो कि हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, उसमें ये बताना चाहूंगा कि हमारी काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को हमने जगह दी है, जो कि आसपास के एरिया की सब्जी, फल, मसाले लाकर वहां पे बेचते हैं। सिप्पी घाट फार्म में एग्रो टूरिज्म को भी शुरू किया है, जिसमें लोकल महिलाएं और जेंट्स, उन्हीं की भागीदारी से काफी ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और वो एक स्पाइसेस गार्डन में घूमते वक्त वो पूरा देखते हैं कि किस तरह मसाले उगते हैं। तो ये भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है। जो भी रंगत, जिरकाटांग, वंडूर जा रहे हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सिप्पी घाट फार्म में रुकिए। वहां पर एसएचजी महिलाएं जो वो सामान बेच रही हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट ने अपना म्यूजियम में भी 4 नए गाइड्स और काफी नई मछलियां उसके अंदर एडिशन की हैं। तो आप प्लीज मेरीना पार्क के पास फिशरीज डिपार्टमेंट
का जो फिश म्यूजियम है, आप एक बार प्लीज वहां पर भी जाइए। विक्रम सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में और आपने जो है किसानों के हित के लिए, किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए कृषि विभाग और अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में आपने खुलकर जानकारी दी और साथ ही साथ आपने किसानों से अनुरोध भी किया कि कोपरा के जो खरीद के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है उसका लाभ उठाए और पारंपरिक प्रणाली से हटकर अब आधुनिक प्रणाली को अपनाइए, ड्रायर मशीन खरीदिए ताकि आपकी और भी आर्थिक उन्नति हो सके और जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उसका लाभ उठाएं। एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।